गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपने अपने घरों पे अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी कर रहे हो और अपने शरीर का भी तुम लोग ध्यान रख रहे हो। आज मैं एचएस फर्स्ट ईयर के लिए हमने जो लास्ट कल छोड़ा था क्रिटिकल वेलोसिटी, मैंने कहा था आज उसका एक्सप्रेशन करेंगे और उससे भी फर्दर आज हम स्टडी करेंगे। तो चलो आज क्रिटिकल वेलोसिटी का हम एक्सप्रेशन करते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो मैंने कहा था कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। एक मार्जिनल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी अगर क्रॉस किया तो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो जाता है और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी तक रह गया तो हो जाता है हमारा स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वीसी, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड and directly dependent on distance between the layers of the liquid. Okay, directly dependent on coefficient of viscosity, directly dependent on density of the liquid and directly proportional to distance between the two liquid. अभी डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए तो हमको कुछ आर्बिट्ररी पावर्स वेरिएबल कंसीडर करने पड़ेंगे। तो पकड़ लेते ईटा पावर x, रो पावर y एंड d पावर z। ओके, तो अगर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अगर इन तीनों को हमने कंबाइन किया तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा पावर x, रो पावर y एंड d पावर z implies v is equals to some constant, suppose capital R, ईटा पावर x, रो पावर y and d power z, where r is the dimensionless constant. r equals to dimensionless constant जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ये पकड़ लो इक्वेशन नंबर 4। अभी हम इक्वेशन 4 पे हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग डायमेंशन ऑन इक्वेशन 4 बोथ साइड। ये क्या है? वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कुछ भी हो, क्रिटिकल हो चाहे स्ट्रीमलाइन हो चाहे टर्बुलेंट हो, वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन है हमारा l t पावर -1। इधर हो गया। r का तो कोई कांस्टेंट नहीं है। ईटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन m l इनवर्स t इनवर्स होल दिन पावर x इनटू रो यानी डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास यानी m और वॉल्यूम हो गया l टू द पावर -3 होल दिन पावर y और d हो गया हमारा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया l पावर z। अभी देखो m पावर कितना आता है। m पावर इधर है 1 और इधर है y, इधर है 1 और इधर है y, तो m पावर हो गया 1 प्लस y। सॉरी, इधर पे m पावर x और इधर पे m पावर y, तो x प्लस y। इधर पे m पावर x और इधर से m पावर y, तो m पावर x प्लस y। अभी तो l पावर कितना है? l पावर है -x, l पावर है -x, l पावर है -3y और l पावर है z प्लस z। l पावर है -x, उसके बाद l पावर है -3y और उसके बाद l पावर z। अभी तो t पावर कितना आता है? t पावर आता है -x और कुछ t नहीं है। ठीक है, और इधर से हो गया हमारा l t टू द पावर -1। तो अगर हम इक्वेशन कंसीडर करें तो m पावर इस तरफ कुछ भी नहीं है, इधर पे m पावर x प्लस y है। तो इक्वेटिंग द इंडाइसेस, अगर हमने इंडाइसेस को इक्वेट किया तो x प्लस y, इधर से m पावर x प्लस y, इधर से m पावर 0, तो x प्लस y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन आया l पावर दिस और l पावर 1, तो एक इक्वेशन आ गया -x -3y -z इज इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन आ गया, इधर से -x, इधर से -1, -x इक्वल टू -1, तो हो गया हमारे x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू होगा -1। अगर इस इक्वेशन पे अगर बिठाया, अगर x इक्वल टू 1 है
और x इक्वल्स टू 1 अगर हम इस इक्वेशन पे बिठाए तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1। तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1 हम इस इक्वेशन पे बिठाते हैं। अगर इस इक्वेशन पे हमने बिठाया तो -x -3y -z इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो -x यानी हो गया हमारा -1 माइनस y का वैल्यू -1, तो ये माइनस हो गया +3y -z इक्वल्स टू 1, तो नहीं +3, तो 3 -1 यानी -2, सॉरी +2, 3 -1 +2 -z इक्वल्स टू 1, तो z इक्वल्स टू z इक्वल्स टू हो गया हमारा 1, z का वैल्यू हो गया हमारा 1, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1 और z इक्वल्स टू 1। अभी हम x y z का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 पे पुट करते हैं। तो x y z का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 पे पुट करते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 4 पे हम x y z का वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 1। तो x y z का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 पे पुट करते हैं। तो v c इक्वल्स टू आ गया r रह गया, x का वैल्यू 1 यानी ईटा रह गया, x का वैल्यू 1 ईटा रह गया, y का वैल्यू -1 यानी रॉ पावर -1 और z का वैल्यू 1 तो d पावर 1 यानी रह गया, इसको हम लिख सकते हैं r इंटू रॉ इंटू डी ईटा इंटू डी डिवाइडेड बाई, ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, y का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1 तो -1 हो गया +3, 3 -1 हो गया +2 और z का तो हम निकालना है तो -z, ठीक है। तो -z इक्वल्स 1 -2 -1 माइनस कैंसिल, हाँ ये हो गया हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। और यार r इज कॉल्ड, एक्चुअली r को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, एक्चुअली r को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, और नंबर तो हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर कुछ केसेस है, केस नंबर 1, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन रहेगा, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर केस नंबर 2, अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 5000, अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 5000 नहीं, ग्रेटर देन 3000 तो फ्लो इज टर्बुलेंट, फ्लो इज टर्बुलेंट, ठीक है। और केस 3 हो गया, केस 3 हो गया, अगर रेनॉल्ड्स नंबर रहा 2000 से बड़ा और 3000 से छोटा, यानी रेनॉल्ड्स नंबर 2000 और 3000 के बीच में, तो फ्लो इज नाइदर टर्बुलेंट नॉट स्ट्रीमलाइन, नाइदर स्ट्रीमलाइन नॉट टर्बुलेंट, नाइदर स्ट्रीमलाइन नॉट टर्बुलेंट, ओके। उतार लो ये कॉपी पे। नाइदर स्ट्रीमलाइन नॉट टर्बुलेंट। धीरे धीरे हम इस चैप्टर के एंड की तरफ आ रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स ही चल रहा है, फ्लूइड डायनामिक्स ही चल रहा है, लिक्विड डायनामिक्स चल रहा है। तो लिक्विड डायनामिक्स का एक और नया टॉपिक
जिसका नाम है सरफेस टेंशन। ठीक है, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। नोट करो। सरफेस टेंशन। अभी देखो टेंशन क्या है। टेंशन एक फोर्स है। ठीक है, टेंशन एक फोर्स है, यानी सरफेस के ऊपर ही, सरफेस किसका सरफेस, लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर ही जो फोर्स रहता है, जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, लिक्विड सरफेस के ऊपर, यानी सरफेस टेंशन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। सरफेस टेंशन is the property of liquid by virtue of which by virtue of which the surface of the liquid behaves like a stress membrane. The surface of a liquid behaves like a stretch membrane. Like a stretched membrane, and supports comparatively heavier object. Comparatively heavier ऑब्जेक्ट्स। ओके, यानी सरफेस टेंशन एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से लिक्विड का जो ऊपर का जो एकदम सरफेस रहता है, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन के हिसाब से बिहेव करता है। ठीक है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन के हिसाब से बिहेव करता है, और उसके ऊपर कंपैरेटिवली जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स अगर हम रखें तो ये सपोर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग, insects are crawling above the surface of liquid, above the surface of liquid। हमने अक्सर देखा है जो मच्छर या फिर जो मकड़ी रहता है वो पानी के ऊपर से ऐसे चल के चला जाता है। ठीक है, यानी ये जो पानी का जो ऊपर का जो लेयर है, ये सरफेस टेंशन है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन के हिसाब से बिहेव करता है। इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी अगर ये लिक्विड, अगर ये कंटेनर है और अगर ये लिक्विड का अगर सरफेस है, ठीक है, तो टेंशनल फोर्स यहाँ पे लिक्विड का जो जितना भी पॉइंट रहेगा, इस कंटेनर की जितना भी पॉइंट रहेगा, ये क्या करेगा, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन यानी चारों तरफ से ऐसे सरफेस को ऐसे खींच के रखेगा, सरफेस को चारों तरफ से ऐसे करके खींच के रखेगा। ठीक है, इस खींचने की वजह से, इस दबाव की वजह से ये जो चारों तरफ से ऐसे खींच के रहेगा, इस दबाव की वजह से, इस खींचने की वजह से ये स्ट्रेच रहता है, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, अच्छा, दो टाइप का सरफेस टेंशन है, एक है कोहेसिव और एक है एडहेसिव। ठीक है, दो टाइप का सरफेस टेंशन यानी फोर्सेस रहता है, एक है कोहेसिव फोर्स, एक है कोहेसिव फोर्स यानी फोर्स बिटवीन लिक्विड, फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया हमारा कोहेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड अदर मॉलिक्यूल। नहीं, कोहेसिव फोर्स नॉट अदर मॉलिक्यूल, कोहेसिव फोर्स द सेम मॉलिक्यूल, लिक्विड टू लिक्विड, फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द सेम लिक्विड मॉलिक्यूल। अगर लिक्विड टू लिक्विड अगर ज्वाइन हो तो इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और दूसरा एडहेसिव फोर्स है, फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल
फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड अदर मॉलिक्यूल। अगर लिक्विड टू लिक्विड अगर ज्वाइन हो तो इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और लिक्विड टू अगर अदर मॉलिक्यूल अगर ज्वाइन हो तो इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, इसीलिए जो ग्लू रहता है, जो गम रहता है, ये सब एडहेसिव होता है, क्योंकि ग्लू का तो लिक्विड है, और अगर ग्लू अगर हम कागज या कुछ भी हो, चाहे सनमाइका हो, अगर ऐसे हम चिपका दे तो सनमाइका के जो मॉलिक्यूल है और लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है ऐसे चिपक के रह जाता है। ठीक है, यानी ये हो गया किसकी वजह से? एडहेसिव फोर्स की वजह से। और लिक्विड टू लिक्विड अगर ज्वाइन करना हो तो इसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स। ठीक है, उतार लो एक कॉपी पे, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, ठीक है। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, सपोज ये लिक्विड सरफेस है, ठीक है, ये लिक्विड सरफेस है, पकड़ लो। अगर इसके दोनों ओर एक इमेजिनरी लाइन अगर हम कंसीडर करें, ऐसे दोनों ओर अगर इमेजिनरी लाइन कंसीडर करें तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऐसा रहता है, परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेच करके रहता है दोनों तरफ से। एक बैलून को पकड़ लो, बैलून को अगर हम दोनों साइड से ऐसे खींचे, दोनों साइड से ऐसे अगर खींचे तो ये तो हो गया लाइन ऑफ एक्शन, और इस तरफ से अगर खींचे तो परपेंडिकुलर जो फोर्स रहता है, परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। यानी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज द टेंजेंशियल फोर्स, नॉट टेंजेंशियल, इज द परपेंडिकुलर फोर्स। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है। परपेंडिकुलर फोर्स बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लिक्विड, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जिसके वजह से ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह रह जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन यानी पर यूनिट लेंथ, इसको हमें लगाना होगा, पर यूनिट लेंथ हमको लगाना होगा। तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट, F/L हो गया हमारा सरफेस टेंशन T। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, इसका ऐसा यूनिट हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम करते हैं सरफेस एनर्जी। धीरे धीरे हम एंड की तरफ आ रहे, इस चैप्टर के एंड की तरफ हम आ रहे धीरे धीरे। नेक्स्ट करते हैं हम सरफेस एनर्जी। ठीक है, ठीक है, सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। ऑब्वियसली एनर्जी इक्वल्स टू
ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है, अभी सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है ऑफ द लिक्विड का, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कोई भी लिक्विड का शेप वो चाहता है कि वो अपना मिनिमम एरिया ही कंसीडर करके रहे, मिनिमम एरिया। ठीक है, कोई भी अगर शेप हो सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि तो ये तो फोर्स रहता है ऐसे, कोई भी अगर शेप हो तो वो अपना रहता है, एक टेंडेंसी रहता है। सरफेस टेंशन का यही एक प्रॉपर्टी, एक टेंडेंसी रहता है कि वो अपना शेप जितना हो सके मिनिमम करके रखे। ठीक है, इसी की वजह से, इस सरफेस टेंशन की वजह से रेन ड्रॉप जो है, तो रेन ड्रॉप होता है स्पेरिकल। रेन ड्रॉप जो गिरता है, रेन ड्रॉप स्पेरिकल होकर गिरता है। वाई, अगर तुम लोगों को अगर क्वेश्चन आए जो वाई रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल, वाई रेन ड्रॉप्स आर, अगर आए वाई रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन की वजह से रेन ड्रॉप जो होता है वो स्पेरिकल हो जाता है। क्योंकि तो रेन ड्रॉप जो गिर रहा है तो वो तो सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस तो चाहेगा वो अपना शेप मिनिमम करके रहे। अभी ड्रॉप अपना शेप मिनिमम एक ही वजह से, एक ही शेप में ही कर सकता है, वो है स्फीयर शेप। जितना हो सके वो अपना शेप मिनिमम कर सकता है स्फीयर शेप में ही वो मिनिमम कर सकता है। तो इसी वजह से रेन ड्रॉप जो है वो स्पेरिकल होता है। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये उतार लो डेफिनेशन, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, फिर भी समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब एनर्जी तो बिना वर्क डन के नहीं आएगा। ठीक है, वर्क डन हमको करना पड़ेगा, तभी जाके पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। एक प्रूफ है सरफेस टेंशन शो दैट सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी। न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी। एक प्रूफ है सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी। ये प्रूफ हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम धीरे धीरे चलेंगे। तो ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ हम नेक्स्ट डे पे, हम नेक्स्ट लेक्चर पे हम करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ रहो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अपना शरीर का भी ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।